नमस्कार प्यारे छात्रों। बहुत दिन से व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। अब बीच में एक पाठ ले लेते हैं, फिर पुनः व्याकरण प्रारंभ कर देंगे। आपको इस पाठ का सारा परिचय और पाठ से संबंधित हर एक बात मैं नोट्सों में डाल दूंगा आपके ग्रुप पर। तो पाठ है कृपाराम खेड़िया का। कृपाराम खेड़िया राजस्थान के संत, समाज सुधारक, कवि और उसके साथ साथ चारण या भाट शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे। कृपाराम खेड़िया को प्रसन्न होकर सीकर के राजा देवी सिंह व उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा की जागीर दान में दी थी। जागीर का मतलब होता है वहां की जमीन, दान में दे दी। कृपाराम खेड़िया ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जो नीति, रीति, श्रृंगार से संबंधित थे। आज वर्तमान में इनके 2-3 ग्रंथ माने जाते हैं, जैसे राजिया रा सोरठा, जैसे चाल कनेसी आदि। राजिया रा सोरठा इनकी प्रमुख और इनकी कीर्ति का स्तंभ ग्रंथ रहा। कृपाराम खेड़िया के एक शिष्य थे राजिया, जिनका नाम था राजा राम। राजा राम की कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा कृपाराम खेड़िया की सेवा करता रहता। एक दिन राजा राम ने अपने दुख को कृपाराम खेड़िया से व्यक्त किया और कहा कि मेरा आगे नाम कैसे चलेगा। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि पुत्र से नाम चलता है, तो मेरे तो पुत्र नहीं, मेरा नाम कैसे चलेगा। तो कृपाराम खेड़िया ने कहा कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा करूंगा जिससे संसार तुझे हमेशा तेरे नाम को याद रखेगा। और तभी से कृपाराम खेड़िया नीति, रीति संबंधित सोरठे राजिया उर्फ राजा राम को सुनाते। धीरे धीरे ये सोरठे प्रसिद्ध होने लगे और पूरे राजस्थान में फैल गए। लगभग राजियारा सोरठा में 140 सोरठे हैं। सोरठा एक छंद विशेष होता है जो उल्टा पढ़ा जाता है। कृपाराम खेड़िया की भाषा राजस्थानी, डिंगल और पिंगल मिश्रित है। इनके पिता का नाम जगराम था। वे भी चारण और भाट शाखा के कवि थे। इस पाठ में राजियारा सोरठा से संबंधित, नीति संबंधित 15 सोरठे लिए गए हैं। आज हम इसी पाठ के पहले सोरठे पर चर्चा करेंगे, जिस सोरठे में कृपाराम खेड़िया ने अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम उर्फ राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस स्थान पर गुण और अवगुणों के महत्व को नहीं समझा जाता, ऐसे स्थान पर रहने की अपेक्षा तो अलग रहना ही उचित है। गुणों का और अवगुणों का अलग अलग महत्व होता है। अंग्रेजी में भी कहा गया है बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, अर्थात बुरी संगति से अकेला बढ़िया। इसी अंग्रेजी की कहावत को चरितार्थ करता है यह राजियारा सोरठा का हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला सोरठा। इस सोरठे में राजिया को कृपाराम खेड़िया ने यही समझाया है कि जिस स्थान पर गुण अवगुणों का महत्व नहीं समझा जाता, जहां गुणों को और अवगुणों को एक ही मान लिया जाता है, ऐसे स्थान पर निवास करने की अपेक्षा तो निर्जन वन में निवास कर ले। तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। राजियारा सोरठा का पहला सोरठा। और इस सोरठे के अंदर कहा गया है गुण अवगुण जिण गांव, सुनई न कोई सांभले, उन नगरी विच नाम, लोही आछी राजिया। गुण का मतलब होता है गुण अर्थात योग्यता, और अवगुण का मतलब होता है
बुरी आदतें, अवगुण। जिन का मतलब जिस, गांव का मतलब गांव, स्थान। सुनई न कोई सांभले, सुनई का मतलब ध्यान देता। ध्यान, न का मतलब नहीं देता, कोई का मतलब कोई भी, और सांभले का मतलब होता है समझता। अर्थात जिन गांवों के अंदर, जिन स्थानों पर गुण और अवगुणों को कोई नहीं समझता हो, उनका मतलब उन नगरी का मतलब नगरी, स्थान पर। विच का मतलब मध्य, नाव का मतलब निवास या रहना। लोही आछी राजिया, लोही का मतलब होता है निर्जन वन, यानी कि अलग थलग, एकांत। आछी का मतलब अच्छा, राजिया का मतलब राजा राम। कहा गया है कि ऐसी नगरियों के बीच में रहने से अच्छा तो निर्जन वन में निवास कर लो राजिया। इस पहले सोरठे में राजिया को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि जिस स्थानों पर गुणों को कोई महत्व नहीं देता है, गुण और अवगुणों के महत्व को कोई नहीं समझता है, ऐसे स्थानों के बीच में रहने से अच्छा तो, ऐसे जगह पर रहने से अच्छा तो निर्जन वन में जाके रह लें, अर्थात अलग थलग हो जाएं। इस दोहे में राजिया को कृपाराम खेड़िया ने संबोधित किया और बताया कि जिस स्थान पर गुण और अवगुणों को नहीं समझा जाता है, ऐसे स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए। सोरठा हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। किस तरह से उल्टा पढ़ा जाएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, मेरे पीछे आप भी उच्चारण करना। सुनई न कोई सांभलई, गुण अवगुण जिन गाँव, लोहिया छी राजिया, उन नगरी विच नाव राजिया, उन नगरी विच नाव। पहले ये वाली लाइन पढ़ी जाएगी, फिर ये वाली लाइन पढ़ी जाएगी, फिर ये वाली लाइन पढ़ी जाएगी और फिर ये लाइन पढ़ी जाएगी। यानी कि यह सोरठा हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे दोहे पढ़े जाते हैं उसी तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन उल्टा पढ़ा जाता है। कैसे, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना फिर उच्चारण करना। सुनई न कोई सांभलई, गुण अवगुण जिन गाँव, लोहिया छी राजिया, उन नगरी विच नाव राजिया, उन नगरी विच नाव। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया ने अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम उर्फ राजिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिन स्थानों पर गुण और अवगुणों के महत्व को नहीं समझा जाता है, ऐसे स्थानों पर रहने की अपेक्षा तो निर्जन वन में स्थान कर लेना चाहिए, निर्जन वन में अपना निवास बना लेना चाहिए राजिया। अर्थात जहां पर गुणों की पहचान ना हो, अवगुणों की पहचान ना हो, ऐसे स्थान में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, उसे वो स्थान छोड़ देना चाहिए, उस स्थान पर उसे नहीं रहना चाहिए। ऐसा इस पहले सोरठे में बताया गया है। मैं एक बार पुनः बताता हूं कि अभी तक की हमने क्या कहानी सुनी। हमने जाना कि कृपाराम खेड़िया कौन है। कृपाराम खेड़िया जगराम जी के बेटे हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। सीकर के राजा देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह ने, उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने अपनी महाराजपुरा
और लक्ष्मणपुरा की जागीर इनको दान में दी थी। ये चारण शाखा के कवि हैं, यानी कि भाट राजा महाराजाओं के यहाँ भाट आदि होते हैं, उस शाखा के कवि हैं। इनके शिष्य का नाम था राजिया अर्थात राजा राम। राजा राम के कोई संतान नहीं थी और उसके द्वारा इनकी सेवा कार्य हुआ और इन्होंने राजा राम से कहा कि मैं तेरे लिए ऐसा कुछ करूंगा कि तेरा नाम हमेशा प्रसिद्ध होगा। तब इन्होंने राजिया को संबोधित करते हुए लगभग 140 सोरठों की रचना करी। धीरे धीरे ये 140 सोरठे पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गए और इन्हें राजिया रा सोरठा के नाम से जानने लगा। लगभग इन्होंने 1818 ईस्वी के लगभग समय के अंदर इन्होंने रचना करी। इनका रचना काल पूरा तो अच्छे तरह से नहीं है, लेकिन 1800 के आसपास 1856, 1818 ये वाला समय इनका बीच का रहा जब इन्होंने अपनी रचनाएं की। आज वर्तमान में राजिया रा सोरठा ही इनकी प्रसिद्ध कीर्ति का स्तंभ ग्रंथ रहा है। इनके 15 सोरठे हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने आज पहला सोरठे के बारे में सरल अर्थ जाना है। इस सोरठे में कृपाराम खीड़िया ने हमें समझाना चाहा है कि जहाँ गुणों और अवगुणों के महत्व को नहीं समझा जाता हो, ऐसे स्थान को छोड़कर हमें अकेले रहना चाहिए। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जहाँ गुणों का या अवगुणों के महत्व को नहीं जाना जाता, वहां से हमें दूर हो जाना चाहिए। और कहा है, सुनई न कोई सांभलई, गुण अवगुण जन गाँव, लोहिया छी राजिया, उन नगरी विच नाव राजिया, उन नगरी विच नाव। प्रस्तुत काव्यांश के अंदर कृपाराम खीड़िया ने अपने प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खीड़िया ने अपने परम प्रिय शिष्य राजिया उर्फ राजा राम को संबोधित किया और कहा कि जिन स्थानों पर गुणों को ना तो कोई सुनता है और ना ही कोई समझता है, यानी कि गुण अवगुणों के महत्व को कोई नहीं जानता है, ऐसे स्थानों पर रहने की अपेक्षा तो निर्जन वन में निवास करना ही उचित रहता। अब इसमें से आपसे व्याख्या पूछी जा सकती है, तो व्याख्या आप किस तरह से करोगे? व्याख्या करने के लिए हमारे पास 6 मुख्य बिंदु हैं, जिसमें सबसे 1 पर है अंश, नंबर 2 पर कठिन शब्दार्थ, नंबर 3 पर संदर्भ, नंबर 4 पर प्रसंग, नंबर 5 पर व्याख्या और नंबर 6 पर विशेष। अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है काव्य पंक्ति की शुरुआती 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द। कैसे, मैं आपको लिखकर बताता हूं। जैसे हमने लिखा गुण अवगुण और बीच में डैश 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 और अंत में लिख लिया कोई सांभलई। ये लो जी, हो गया अंश। इसके बाद इसके नीचे आता है कठिन शब्दार्थ, और कठिन शब्दार्थ में आप इनमें से कुछ 1 लाइन में, 1.5 लाइन में, 2 लाइन में कठिन शब्दों के अर्थ लिख दो। जैसे सांभलई यानी कि समझता है, अवगुण का मतलब अवगुण, गांव का मतलब स्थान, लोही का मतलब अलग, निर्जन वन, विच का मतलब मध्य, उन का मतलब उन। इस तरह से आप कठिन शब्दार्थ लिख सकते हो। नंबर 3 पर आता है संदर्भ। संदर्भ लिखने के लिए हमें 3 बातें बतानी होती हैं, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। संदर्भ बताने के लिए हमें 3 बात बतानी है, पुस्तक, पाठ और कवि। किस तरह से? ध्यान से सुनना। प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खीड़िया द्वारा रचित राजिया रा सोरठा नामक अध्याय से लिया गया है। किस तरह से संदर्भ बना? इसमें पाठ का नाम आया, पुस्तक का नाम आया और कवि का नाम आया। प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खीड़िया द्वारा रचित राजिया रा सोरठा नामक अध्याय से लिया गया है। ये हो गया जी आपका संदर्भ। इसके बाद आता है प्रसंग, और प्रसंग में इस पूरे सोरठे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है उसे बताना होता है। जैसे उदाहरण के लिए इस सोरठे में क्या बताया है, आप प्रसंग में लिखोगे, प्रस्तुत काव्यांश में कवि कृपाराम खीड़िया अपने परम प्रिय शिष्य राजिया उर्फ राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें जिन स्थानों पर गुण अवगुणों के महत्व को नहीं समझा जाता, उन स्थानों से दूर रहना चाहिए।
ये हो गया जी आपका प्रसंग। इसके बाद आ जाइए व्याख्या पर। व्याख्या में आप इसके सरल अर्थ को 1.5 से 2.5 गुना करके व्यक्त करोगे। एक बार मैं दोबारा प्रसंग बता देता हूं कि प्रस्तुत काव्यांश में बताया गया है कि हमें गुण और अवगुणों की जहां पहचान नहीं है ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, व्याख्या में आप 1.5 से 2.5 गुना इसके अर्थ को व्यक्त करोगे। किस तरह से व्यक्त करोगे? जैसे प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया अपने परम प्रिय शिष्य राजी और राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिन स्थानों पर गुण और अवगुणों को ना तो कोई जानता है और ना ही कोई उन्हें समझता है, अर्थात जिन्हें गुण और गुणों के महत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे स्थानों में, ऐसी नगरियों में रहने की अपेक्षा तो निर्जन वन में निवास करना उचित होता है राजिया। अर्थात हमें यह बताया गया है कि जहां गुणों और अवगुणों के महत्व को नहीं समझा जाता है, उन स्थानों से हमें स्वतः ही दूर हो जाना चाहिए। ये हो गई जी आपकी व्याख्या। इसके बाद आते हैं विशेष पर। विशेष बताने के लिए आप 2 बातें बताओ। पहली तो भाषा और दूसरी उसका छंद। नंबर 3 उसके अर्थ संबंधी विशेषता। नंबर 4 अगर कोई और अर्थ संबंधी विशेषता है तो वो, या अलंकार या कोई भी व्याकरण संबंधी विशेषता है तो आप वो भी विशेष में बता सकते हो। विशेष का मतलब यही होता है विशेषता बताना। जैसे मैं अभी आपको 3 विशेषता बताता हूं इसकी। जैसे प्रस्तुत सोरठे में डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा? इस पूरे पाठ में डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। कोई सा भी सोरठा आ जाए इस पाठ का, उसमें पहली विशेषता यही रहेगी, डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग। नंबर 2 बात, इस पूरे पाठ में कोई सा भी सोरठा आ जाए, छंद सोरठा ही रहेगा। कैसे लिखोगे? प्रस्तुत काव्यांश में सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषता क्या है? इसका प्रसंग ही इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? कि प्रस्तुत काव्यांश में यह बताया गया है कि हमें जिन स्थानों पर गुण और अवगुणों के महत्व को नहीं समझा जाता उनसे दूर हो जाना चाहिए। ये हो गए जी आपके विशेष। इसके अलावा भी हम और भी इसके अंदर विशेष लिख सकते हैं, लेकिन आज के लिए आपका गृह कार्य इतना ही है। इस सोरठे को आपको पढ़ना है, समझना है, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछना है और इसकी व्याख्या अपने गृह कार्य के अंदर करनी है। कल राजियारा सोरठा का दूसरा सोरठा हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आपकी उज्जवल एवं सफल भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। धन्यवाद।